या जो लोगों से बातचीत हो रही है, तो पार्टी के लोग अपने हिसाब से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बेलागंज में ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो ये कह रही हो कि हम यहाँ कमज़ोर हैं। लेकिन अगर आप फुटवर्क, जो मैं कहता हूँ जिस दिन प्रत्याशी पहला अनाउंस किया, उसके एज फैक्टर को लेकर बवाल हुआ, फिर प्रत्याशी बदला, फिर इस प्रत्याशी के भी कई एस्पेक्ट जो इनके प्रशांत किशोर के, तो बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से मैंने उनको कंपेयर कर दिया। लेकिन धरातल की बात यही है कि प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में जहां अपने संगठन को लेकर ताकत दिखाई, चुनाव प्रचार करके ये दिखाया कि वो एक बाकी नेताओं की तरह बिहार में राजनीति कर सकते हैं, वहीं फुटवर्क बहुत ही नर्वस लगा। इस बेलागंज के चुनाव में उन्होंने जो गलती की, इसकी सज़ा उनको तीनों सीट बाकी बची हुई उस पर भी मिल जाएगी। ये मैं फॉर द सेक ऑफ प्रशांत किशोर गुड बुक रहने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रशांत किशोर किसी सीट पर बहुत आगे चल रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सवेरे सवेरे आपके सामने रातों रात लेकर के हाजिर हैं। और कल ही जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव प्रचार थमा। चुनाव प्रचार थमने के बाद हम भी मुआयना कर रहे थे कि आखिर इस चुनाव के प्रचार के दौरान क्या कुछ निकल करके सामने आया, क्या पोजीशन है और इन 4 उपचुनाव होने वाली सीटों पे किस तरह के समीकरण गढ़े जा रहे हैं और बन रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा भी होगा और हम लगातार इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि दोनों ही गठबंधन ये दावा कर रहे थे, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, कि जीत उनकी सुनिश्चित है। लेकिन इस बीच में कई ट्विस्ट भी आए। जनसुराज आया, बीएसपी आया, एआईएमआईएम आया और इसके अलावे और कई भी लोगों ने अपने अपने नामांकन किए। यानी कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें उपचुनाव में भी काफ़ी संख्या में उम्मीदवार उतरे हैं। लेकिन मुख्य लड़ाई दो सामने सामने की या फिर त्रिकोणीय है, एक जगह तो चतुर्कोणीय भी होने जा रही है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि इन 4 सीटों पे जीत हार का जो पलड़ा है वो किधर झुक रहा है, इसी विषय को लेकर के हम नमन जी के साथ चर्चा करेंगे कि नमन जी 4 सीटों पे जो चुनाव प्रचार था वो थम गया है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं बेलागंज की, जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है, क्योंकि इस सीट पर प्रतिष्ठा फंसी हुई है राष्ट्रीय जनता दल की भी और नीतीश कुमार की भी। एकमात्र सीट है जिस पर नीतीश कुमार लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के जितने भी सिपहसालार हैं, छत्रप हैं, सभी वहाँ डेरा डाले हुए हैं। नमन जी, बेलागंज में क्या होगा, जबकि आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह हैं, इसके बाद जो जनसुराज है वहाँ से मोहम्मद अमजद हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से उम्मीदवार चेंज हुए। जनता दल यूनाइटेड से मनोरमा देवी को स्थान दिया गया है। ये लड़ाई कितना टफ है और इसमें किस तरह का परिणाम आता हुआ दिखाई दे रहा है? बाबा देखिए, बेलागंज में तो लोग अपने हिसाब से जो एनालिसिस कर रहे हैं या जो लोगों से बातचीत हो रही है, तो पार्टी के लोग अपने हिसाब से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बेलागंज में ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो ये कह रही हो कि हम यहाँ कमज़ोर हैं। लेकिन अगर आप फुटवर्क, जो मैं कहता हूँ पॉलिटिकल नेताओं का फुटवर्क, अगर उसको रीड करके आप मुझे एनालिसिस करने के लिए बोलिएगा, तो मैं यही कहूँगा कि रोहित शर्मा इस पूरे टेस्ट सीरीज़ में जिस तरीके से ओपनिंग करते हुए जिटरी लगे, थोड़ा मतलब लगा जैसे कि कॉन्फिडेंट नहीं है, और वो उनके बैटिंग में दिखा। लगभग सभी इनिंग्स में वो पहले दूसरे तीसरे ओवर में ही जाके निपट गए और अक्सर फास्ट बॉलर्स पे ही आउट हुए। कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें, यही मुझे प्रशांत किशोर में लगा। बेलागंज में प्रशांत किशोर कॉन्फिडेंट नहीं थे डे 1 से। जिस दिन प्रत्याशी पहला अनाउंस किया, उसके एज फैक्टर को लेकर बवाल हुआ, फिर प्रत्याशी बदला, फिर इस प्रत्याशी के भी कई एस्पेक्ट जो इनके कहीं इनके जो गुण हैं, उन गुणों की चर्चा हुई, उन गुणों पर सवाल खड़े हुए हैं। जी, पहले प्रोफेसर साहब के, उसके बाद फिर हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने बोला। अब रही बात इस जगह पर कॉन्फिडेंस कम होने की, तो प्रशांत किशोर ने इसी जगह पर वो बयान दिया था कि नीतीश कुमार को जीतने नहीं देना है, भले किसी को वोट दे दीजिए, नीतीश कुमार को नहीं देना है। तो ये अपने आप में कहानी कहती है। आप इसको बोलते हुए बोलते हैं कि जैसे तेजस्वी यादव बोल दिए पूर्णिया में, उभारी पड़ गया उन पर पूरे बिहार में। तो मुझे तो प्रशांत किशोर ने यही चूक की। और देखिए, प्रशांत किशोर गलती करेंगे, उन्हें भगवान जो बना रहे हैं वो ये जान लें कि भगवान की भी परीक्षा यहाँ हुई थी। और भगवान को एक दिन में बन नहीं जाता है, बहुत त्याग तपस्या प्रतिष्ठा का हनन, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ अनदेखी करनी पड़ती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। जीसस क्राइस्ट तक को सूली पे चढ़ा दिया था सब।
आपने देखा था ना, राम जी को ऐसा मजबूर कर दिया कि पत्नी को छोड़ना पड़ गया। 2 बार वनवास गए, उतना काफी नहीं था, तीसरा बार एक दूसरा व्यवस्था कर दिया। कृष्ण के साथ भी वही हुआ। और मोहम्मद के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनका भी जीवन बहुत मैंने आसान नहीं था, वरना उन्हें इतना बड़ा ऊंचा पद नहीं मिलता। और रही बात प्रशांत किशोर की, तो बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से मैंने उनको कंपेयर कर दिया, लेकिन धरातल की बात यही है कि प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में जहां अपने संगठन को लेकर ताकत दिखाई, चुनाव प्रचार करके ये दिखाया कि वो एक बाकी नेताओं की तरह बिहार में राजनीति कर सकते हैं, वहीं उनका फुटवर्क बहुत ही नर्वस लगा। इस बेलागंज के चुनाव में उन्होंने जो गलती की, इसकी सज़ा उनको 3 सीट बाकी बची हुई उस पर भी मिल जाएगी। ये मैं फॉर द सेक ऑफ प्रशांत किशोर गुड बुक रहने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रशांत किशोर किसी सीट पर बहुत आगे चल रहे हैं। वो जो एक्सपेक्टेड था वो उससे कुछ हद तक बेहतर दिखा पाए हैं, प्रेजेंट कर पाए हैं, लेकिन भीतर भीतर बहुत। किसके एक्सपेक्टेशन थे, आपके या फिर जनता के एक्सपेक्टेशन? सभी के। अब मतलब वो नहीं जिनकी आप चर्चा समझ रहे हैं, उनके हिसाब से तो ये बिहार में 2025 में प्रधानमंत्री बनेंगे, सीएम नहीं, प्रधानमंत्री बिहार के अगले होंगे। लेकिन बेलागंज में प्रशांत किशोर ने जो गलती की, इसका फायदा किसको मिलेगा? देखिए, एक गलती होती तो मैं मान लेता। अब मनोरमा देवी का लॉटरी कैसे लगना है, ये लगता है कि कायनात ने तय कर रखा है। एक तो ये हुआ, दूसरा शहाबुद्दीन के पुत्र पहुंचे रात में। ओसामा जब पहुंचते हैं तो रात में ये नहीं होना चाहिए था, ये मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा। मैं ओसामा के लिए जब भी बात करते तो पत्रकार को इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन शहाबुद्दीन का जो पूरा लेगेसी जो था उसको जिस तरीके से राजद ने नहीं दिया अगले जनरेशन को, मुझे इस बात का बड़ा दुख था। और कई लोग इसको चलते बोलते भी अरे भाई आपका बड़ा कलेजा फटता है शहाबुद्दीन के लिए। मुझे लगता था कि मतलब उस परिवार ने जितना कुछ किया है लालू के लिए और राजद के लिए, उसके सेकेंड लाइन को राजनीति में होनी चाहिए। आप इसे जिस तरह समझिए, आप सोच ही सकते हैं कि मैं वंशवाद की बात करना चाह रहा हूँ या जो करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं होता है। और ये बातें खुलकर मैं बोलता हूँ आप लोगों से, मैं छुपाता नहीं हूँ। मुझे लगा था कि ओसामा साहब को उससे बेटर सिचुएशन और बेटर परिस्थितियाँ मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण था कि ओसामा कुछ बोलते हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं राजद के, वो अगर कुछ गलती भी किए हों तो उनको माफ़ किया जाए, इस बार माफ़ कीजिए, मैं कह रहा हूँ। और मुसलमानों का टोला भी था, और एक बच्चा उधर से खड़ा होकर बोलता है, बच्चा ही है वो, और वो कहता है कि नहीं माफ़ कर सकते हैं। वो एक लोकतंत्र का वोटर है और वो कह रहा है कि नहीं माफ़ कर सकते हैं। शायद इसीलिए लोकतंत्र की सारी जो प्रोसीडिंग्स उसको गुप्त रखा जाता है कि अगर पता चल जाएगा तो लोग हत्याएं करने लगेंगे। और उस बच्चे की उस बात के चलते लोगों ने जिस तरीके से उसको मारने की, जान से मारने की कोशिश की पूरे भीड़ में, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। कोई भी अपना बड़ा हृदय दिखाकर ये कह सकता था कि कोई बात नहीं, उस बच्चे को धीरे से हटा भी जा सकता था वहां से, लेकिन लोग मारने के जिस तरह से थे, अभिव्यक्ति की आजादी तो मुझे तक अगर 4-5 लोग अगर वहां नहीं बचाने में वाले होते, जो समझ रहे थे कि अगर इस बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है तो ये परिणाम क्या होगा, चुनाव हारना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सीधा सीधा साहब पर जाएगा, बिल्कुल वो ओसामा पर जाएगा, वो हिना साहब पर जाएगा, और ये परिवार फिर कलंकित हो जाएगा। जो एक खूनी कलंक लगा हुआ था परिवार पर, जिसके चलते अपने देश की मिट्टी नसीब नहीं हुई शहाबुद्दीन को, जिस कारण से वो उनके परिवार पर रिफ्लेक्ट कर। कुछ दिन पहले ही ओसामा साहब पर आप देखिए, आपने वो जो पूरा मामला था परिवार पक्ष वाला, आपने देखा था ना। मैं उस डिटेल्स में, तो मैं क्राइम रिपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। शहाबुद्दीन की लेगेसी उनकी पहली मीटिंग थी। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि शहाबुद्दीन की लेगेसी समाप्त हो जाए। उनके शिक्षा को लेकर किए गए कार्यों को लेकर मैं एक युवा पत्रकार के तौर पर सिवान में घूमा हूं और मैंने देखा, मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा था। खैर मैं विषयहीन नहीं होऊंगा। तो सोने पे सुहागा मनोरमा देवी के लिए, जो मनोरमा देवी चुनाव में हारने के लिए ही आई थी, वो आज सबसे बेहतर सिचुएशन में इसलिए हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने कह दिया कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है, भले उसको दे दो। लोगों ने कहा कि ठीक है, तो तुम चुनाव में नहीं लड़ रहे हो, कहानी खत्म, तुम्हारा बात क्या सुनेंगे, मतलब तुम्हारा प्रत्याशी नहीं चुनना है, तुम्हारा बात क्यों सुनेंगे, उठा करके लड़ाई बची कुछ ही कहानी। अब मुझे यह भी हो सकता है कि राजद में आ तो गए हैं ओसामा, एक पक्ष ये भी हो सकता है कि ओसामा आ तो गए राजद में, लेकिन राजद से दिल से नहीं आए हैं, हो सकता है कि काम बिगाड़ने के लिए बोल दिए हों।
ये भी हो सकता है। जी जी जो भी हो, राजनीति में इन पक्षों को देखना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही विश्वनाथ यादव, वो बच्चे का पिटाना, वो पूरी खूनी कहानी को याद दिलाता है और ये कहता है कि राजद का अगर सत्ता आएगा तो एक को लाइन बोलला ना तो गेला। तब बेटा गेला सुटैबा। सीधी बात। एक तरफ से जब गाने- मुसलमान मुसलमाने को पीट दे रहा है जी। तब बाकी लोग का तो बातें छोड़ दीजिए महाराज। जी। मैं इस डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। कोई पता हम ही को धमकी बजा, पर हमने छोड़ दिया कोनो धर के चुनाव में, हम नहीं इस रिस्क लेंगे भाई। लेकिन ये तय है कि मनोरमा देवी एकदम आश्वस्त जीत की तरफ बढ़ रही हैं इन दो घटनाओं के बाद। मैं राजनीति को समझता हूं, मुझे जितना समझ में आता है, मैं अहंकार में ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्योरली अपने जर्नलिस्टिक एबिलिटीज से ये बात बोल रहा हूं कि जो भ्रम है लोगों को कि प्रशांत किशोर यहाँ बहुत तगड़ा करने वाले हैं, प्रत्याशी बदलने, लड़ाई से अपने आप को बाहर करने, और फिर जो राजद का एक छोटा वाला कांड हो गया, जी, जी। इसके बाद मनोरमा देवी बहुत आगे हो जाती हैं। यही लड़ाई में नहीं थी लेकिन लड़ाई में आ गई हैं। और राजद का वोट बैंक भी देखिए बाबा, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, इस जगह के यादव धर्म संकट में है। जी जी किसको वोट करना है? मुसलमानों का भी वोट मुसलमानों का वोट भी बट रहा है। जी। एक महत्वपूर्ण सीट है, एकमात्र सीट है जो एनडीए गठबंधन के पास है, रिजर्व सीट भी है। यहाँ से एक बहुत पुराने नेता जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बहू लड़ रही हैं। वर्तमान बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी पत्नी लड़ रही हैं। इमामगंज की मैं बात कर रहा हूँ। इमामगंज वो सीट है जहां अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहेगी एनडीए गठबंधन। आप कितना बार भी कुछ भी बोलिए बाबा, देखिए आप मुझे पूर्वाग्रहित बोलिए जी। आप बोलिए कि मैं चिराग के ही पक्ष में बात बोलता हूं, आप जो मुझसे बुलवाइए, लेकिन मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, चिराग पासवान का नहीं जाना इस सीट पर मांझी के लिए डेथ वारंट हो गया। और सबसे दुखद बात तो है कि उनकी जो बहू है, कितना लंबा सामाजिक संघर्ष उन्होंने किया। उनकी कहानी जब मैंने जाना तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति को तो जीतना ही चाहिए, वो सदन में होना चाहिए। मुझे लगता है कि संतोष मांझी की जगह उनको जगह सदन में होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये इस देश का, इस बिहार का राजनीतिक पैटर्न, जो दीपा मांझी को भ्रूण हत्या उनकी राजनीति करना चाहता है। और ये तय है, उस सीट पर दीपा मांझी का जो दावा है वो तुरंत कमजोर होता है, क्योंकि जो दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है वो चिराग पासवान ने नहीं ट्रांसफर कराया। अब जिस भी कारण से हो, बेलागंज तक गए लेकिन यहाँ नहीं गए, और यहाँ नहीं जाकर उन्होंने अपने वोटर्स को मैसेज दे दिया। ये एनडीए का वो छोटा सा विकल्प जो था वो अब बहुत बड़ा त्रासदी होने जा रहा है। और इस सीट पर मुझे लगता है कि जो दूसरे प्रत्याशी है वो भी मांझी हैं, वो बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि रोशन मांझी एक बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, और उनका चयन जो किया गया है राजद का, वो राजद के जो कैंडिडेट सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उससे बिल्कुल अलग किया गया। जी। तो तेजस्वी यादव ने भले कई गलतियां की हो, लेकिन एक जगह बहुत सही फैसला किया है। ये तेजस्वी को कॉन्फिडेंस दे सकता है 2025 के चुनाव में। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी त्रासदी, क्योंकि यहां से तेजस्वी का अगर आंख खुल गया, जो खोलने की कोशिश हमने कई बार की है, अगर सही में खुल गया, क्योंकि 2-3 फैसले तो बड़ा तगड़ा ले लिया है तेजस्वी। एक, हिना साहब के परिवार वापसी, दूसरा इस तरह का प्रत्याशी देना, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कॉन्फिडेंस दे देगा, वो अच्छे से फैसले लेंगे तो 25 में तेजस्वी यादव बहुत बड़े ताकत हो सकते हैं। जितेंद्र पासवान जनसुराज के हैं, उनका क्या पोजीशन लगता है? बाबा मुझे लगता है जितेंद्र पासवान को चिराग पासवान का सारा वोट मिल जाएगा। अब इससे मैं ऐसे ही कह सकता हूँ, वोट अरे चुप रहने का मतलब मौन स्वीकृति थी। चिराग ने मौन स्वीकृति दे दी यहाँ पासवान के प्रत्याशी को। यहाँ ये हो सकता है कि दीपा मांझी तनी ज्यादा ही लुढ़क जाए। लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, जरूरी नहीं है कि मैं ही सही हूँ जी। दीपा मांझी आराम से चुनाव भी जीत सकती हैं और मुझे झटका भी लग सकता है, फिर से राजनीति सीखनी पड़ेगी। बाकी की 2 सीटें बचती हैं, जिसमें तरारी सीट की खूब चर्चा हो रही है, खास करके उस सीट पर सुनील पांडे के पुत्र के लड़ने के बाद, और उस क्षेत्र का सुनील पांडे का कहा जाना, वहीं माले का भी वहाँ बहुत अच्छा वर्चस्व है। तरारी में जनसुराज कहीं नहीं है, झंडा उखड़ गया वहाँ से उनका। उखाड़ भी दिया किसी ने। वहाँ भी गलतियाँ हुई। हाँ, वहाँ गलतियाँ हुई, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि प्रशांत किशोर ने हिम्मत जरूर किया तरारी में। जो भाषण दिया बहुत शानदार था, बाहुबलियों को जो ललकारा वो भी मजेदार था। लेकिन यही तो बात है, कहानी तो यही मजेदार है। प्रशांत किशोर तो ललकार के चल गिले। अब जिसको रहना है उस क्षेत्र में वो क्या करेगा? क्या वो भी लड़ाई लेगा बाहुबलियों से? क्या वो भी कैंपेन करेगा खिलाफ? मुझे लगता है कि वहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एनडीए के सबसे बड़े बड़े दिग्गज लोग जाकर वहाँ ये बोल कर आ गए, कंफर्म करके आ गए कि तरारी में एक तरफा चुनाव हो जाए। और मुझे लगता है कि बाबा इसमें बहुत विश्लेषण की बात नहीं है। जब
राजू यादव के साथ लड़ाई ठीक है, वो सीपीआई में मैं समझ लड़ रहा है नमन जी। बाबा मैं मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, वहां से जीत के एमपी बने थे, वहां के विधायक एमपी बने, लेकिन बदलाव होता है इस क्षेत्र में। पिछले चुनाव के पैटर्न को हमने देखा, जितना वोट लेकर आए थे सुनील पांडे, उतना वही जीत का मार्जिन होता भाजपा का, या जो भी प्रत्याशी वहां से थे, जदयू बात मुझे कोई याद नहीं। तो वो उतना वोट जब वो निर्दलीय तीसरे मोर्चे पर लेके आते हैं, तो इस बार वो सारा भाजपा का वोट भी जुड़ने वाला है। भाजपा ने पारस एक ही मैंने तलवार से दो शिकार कर दिया। पारस की भी दुकान बंद कर दी, सुनील पांडे के पुत्र को भी यहाँ पे ले आया, बाहुबली का टैग भी हटा दिया उनके पुत्र को टिकट देकर, और पर्दे के पीछे हुलास पांडे और सुनील पांडे लगे हुए हैं भी अपने बेटे के लिए, पूरा चिराग पासवान भी जाके लगे हैं, और बाकी मैं तो देख रहा हूँ सांसद प्रत्याशी सभी लगे हुए हैं। मैंने चिराग पासवान की सांसद शामली चौधरी पहुंची हुई हैं, एनडीए के बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित ही इस सीट पर लड़ाई एक तरफा करने की कोशिश की गई है। माले अपना संगठन के तहत जो वोट ला पाएगा सो लाएगा। मुझे लगता है कि राजद भी बहुत इस सीट पर अपनी ताकत नहीं झोंकी है, मैं देख लिया। एकमात्र सीट है जहां एनडीए पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि ये जितना इमामगंज में पीछे है एनडीए, उतना ही यहाँ आगे है। अंतिम सीट है रामगढ़ की। रामगढ़ की सीट बाबा देखिए, मैं रामगढ़ में आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद बोल देता हूँ। रामगढ़ में एक पॉपुलर रिटोरिक बनाया जा रहा है कि राजद यहाँ लड़ाई में नहीं है। यहाँ बसपा है, प्रशांत किशोर हैं, चंद्रमा पार्टी है, पृथ्वी माली है, यही लोग लड़ाई में है। यहाँ कोई लड़ाई में है, जो पार्टी नहीं भी बन रही है उसके भी जीतने की संभावना ज्यादा है, जो लड़ रही है उसके। बीएसपी को कहा जा रहा है कि बाबा बिल्कुल ही गलत बात है। बीएसपी एक वोट काट सकती है, वो जीत हार का फैक्टर हो सकती है। बीएसपी यहाँ जीतेगी। पिछली बार सेकंड रनर अप थे। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। भाजपा क्या लगता है आपको कि वहाँ प्रत्याशी चयन जो की है वो आंख मूंद के की है क्या? ये नाक की लड़ाई मिथिलेश तिवारी की भी हो गई है। ये नाक की लड़ाई भाजपा के उन सारे लोगों की हो गई जो पूरे बक्सर में अपने दम भरते हैं कि ये विश्वामित्र की धरती है, ये है, ये वो है। पूरे क्षेत्र का जो इकोसिस्टम है ना पॉलिटिकल बीजेपी का, वो चरमरा गया है। अगर भारी भीतरी ये सब अगर इसको नहीं अगर रोकना है, तो इस बार उस सीट पर अगर हार होती है तो ये हमेशा के लिए बक्सर भूल जाइए आप, ये कहानी हो जाएगी। आपने अगर क्यों कहा? भागलपुर की मैंने वही बात की। नहीं, आपने अगर क्यों कहा? इसलिए आपने कहा कि सुधाकर सिंह ने लाठी वाली बात की है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह के इस बयान को हम लोग ओवर रीड कर रहे हैं। सुधाकर सिंह मुझे लगता है कभी कभी तो बहुत समझदार बयान देते हैं, लेकिन कभी कभी वो बहक जाते हैं। बाकी ये हर नेता के साथ होता है। अशोक चौधरी बहकते हैं, ललन सिंह की भाषा मैंने देखी है, कई लोगों की भाषा गड़बड़ाती है। राबड़ी देवी कभी मैंने बयान देती हैं तो देखिए गड़बड़ा ही जाती हैं अक्सर। नीतीश कुमार भी आजकल गड़बड़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह का एक बहुत बड़ा पकड़ है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में राजपूतों की जो ईमानदारी है, वोट वाली ईमानदारी, वो इस परिवार के प्रति ही है। जनसंख्या भी ठीक ठाक है, और मुझे लगता है कि राजद का एक बड़ा वोट बैंक जो शाहपुर वाला मामला पूरा है, जिसमें मंटू तिवारी जी जाते हैं सवर्ण होते हुए भी, उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये रेसिप्रोकेट हो सकता है। वो सारा खेल यहाँ दिख रहा है सेम टू सेम। तो लड़ाई मुझे मुख्य अगर मुझसे पूछिएगा तो जो लोग दावा कर रहे हैं वो करें। मैं दावा करता हूँ कि लड़ाई यहाँ बीजेपी और उसी की है, आरजेडी की ही है यहाँ। और ये जरूर कह सकता हूँ कि थोड़ा पलड़ा मेरे दिमाग में भारी जरूर हो रहा है राजद का यहाँ, लेकिन लड़ाई कांटे की है, क्योंकि बीएसपी जो वोट काटेगी वो राजद का ही वोट काटेगी। और जनसुराज भी, जनसुराज देखिए, जनसुराज ने फैसला जो लिया है, मुझे मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप जब अंतिम सहस्त्र अस्त्र बोलते हैं तो आप ब्रह्मास्त्र ही फेंकते हैं। आप अंतिम अस्त्र बोल के तलवार नहीं चलाते हैं या छुरी नहीं भोंकते हैं। अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र होते हुए भी जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने फैसला लिया, मुझे लगता है कि उनके कुछ फैसले और उनकी कुछ बातें दोहरी हो रही हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं। ये मैं कोई उनके क्रिटिक या दुश्मन के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बस दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, ना किसी से बहुत मोह माया है। इस क्षेत्र में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर हो सकते थे, उन्होंने खुद से वो फैक्टर फॉरफिट कर दिया। और रही बात भाजपा और आरजेडी की, तो दोनों नेक टू नेक लड़ाई में हैं। इनमें से राजद का वोट जो काटेगा बसपा, क्योंकि बसपा आपने कहा कि बड़ा फैक्टर है और बड़ा फैक्टर होना भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र जुड़ा हुआ है यूपी से और ये प्रभाव क्षेत्र रहा है मायावती का। तो अगर हाथी देखकर यहाँ भीड़ जुटती है तो निश्चित ही इसका नुकसान ललटेन को होगा। तो यहीं पे ये पेच फंस रहा है, और हो सकता है इसीलिए लाठी वाली बात आपने सुनी। अंतिम प्रश्न है, 4 सीट, 4 में से 3 इंडिया गठबंधन, 1 एनडीए गठबंधन।
वोटिंग हो जानी है, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, वोटिंग हो जानी है। वोटिंग पैटर्न में बहुत फ़ोन आता है मेरे पास, बहुत डिटेल्स आता है। मैं एकदम बता दूंगा आपको कि कौन किधर जीत रहा है। अक्सर उपचुनाव में तो मैं पैटर्न गड़बड़ा जाता है हम लोग के चुनाव का, हम लोग के चैनल का। आप सही रहते हैं, हम गलत हो जाते हैं। हर उपचुनाव में ये होता है कि आप सही रहते हैं, हम गलत होते हैं। मेन चुनाव में मेरा दावा सब सही रहता है, लेकिन उपचुनाव में हम गड़बड़ाते हैं। तो इस बार हम भी सीखे हैं कुछ कुछ, देखते हैं इस चुनाव में। इसमें फार्मूला आजमाइएगा। हमको लगता है कि आप दिल्ली से बैठ के आप सही सही बता दिए थे। एक बार तो बीमार थे आप, मेदांता में थे, जी, और वहां से आपने कहा था कि उपचुनाव में कि सब सही होगा। आपने जो कहा वही हुआ। मैंने जो दावा किया था सब गलत हुआ। हाँ, उसके लार्जर जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो लार्जर इम्पैक्ट्स थे, जिसमें मैंने कहा था कि चिराग पासवान का उदय यहीं से शुरू होगा, वो तो हुआ। लेकिन रिजल्ट में मेरा जो प्रेडिक्शन गड़बड़ था पिछले बार। तो ऐसे मुझे लगता है कि उपचुनाव में हमें वेट करना चाहिए। इस बार मेरा लगता है प्रेडिक्शन सही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रातों रात में हम लोगों ने कोशिश किया वो 4 जो सबसे ज़्यादा आप जानना चाह रहे थे, खास करके नमन जी से आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या है बिहार की वर्तमान स्थिति। तो 4 सीटों पे नमन जी ने बताया, और फाइनल 13 तारीख को वोटिंग के बाद हम आप एक बार फिर बैठेंगे और आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है, 3-1 या फिर क्या होगा रिजल्ट। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।